इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा जर्मनी से हंगरी तक बाय कार का सफ़र, बुडापेस्ट एयरपोर्ट, दरियाए डानूबा का खूबसूरत तरीन पुल, दरियाए डानूबा के किनारों पर चलने वाली मेट्रो ट्रेन, साथ में गिल हेल्लर्ट पर बना हुआ एक कदीम और ख़ूबसूरत मुजस्मा और 1000 साल पुराना मकान, और साथ में गैलर्ट हिल वाटरफॉल जो कि दुनिया की एक मशहूर और ख़ूबसूरत वाटरफॉल है। अस्सलाम वालेकुम, गुटन ठाक, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूवर्स। आपको अपने यूट्यूब चैनल ट्रैवल यूरोप एंड मी में खुश आमदीद कहते हुए उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, मेरा आज का टूर है फ्रैंकफर्ट से शुरू होगा, न्यूरनबर्ग से होते हुए पसाऊ से तकरीबन 28 किलोमीटर 27 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रियन बॉर्डर, वहाँ से तकरीबन 140 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रियन बड़ा शहर है एक लेंस, वो आएगा। उसके बाद फिर तकरीबन 200 किलोमीटर दूर या 250 किलोमीटर दूर वीन आएगा, यानी वियना से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर हंगरी का बॉर्डर स्टार्ट होगा 60 किलोमीटर के फासले से। उसके बाद तकरीबन 250-60 किलोमीटर के फासला तय करने पर बुडापेस्ट शहर आएगा, और मुझे जाना है बुडापेस्ट एयरपोर्ट पर, जो कि शहर से तकरीबन 28 से 30 किलोमीटर दूर है। तो ये मेरा सफ़र में तकरीबन ये 28-30 किलोमीटर और भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो व्यूवर्स, इस दफ़ा मैंने सोचा है कि सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं, आपको बुडापेस्ट एयरपोर्ट तो मैं दिखाऊंगा, लेकिन इसके बाद बुडापेस्ट शहर में भी जाऊंगा, और वहाँ पे बहुत मशहूर एक वाटरफॉल है, और इस वाटरफॉल का नाम गैलर्ट हिल है, जो कि दरियाए डानूबे में गिरती है। ये जो दरियाए डानूबे है, इसका प्रोनाउंसिएशन में गलती भी मुझसे हो सकती है। बुडापेस्ट और दरियाए डानूबा या दरियाए डानूबे, ये बहुत कदीमी दरिया भी हैं और शहर भी हैं। यहाँ पे आपको मैं एक बहुत पुरानी इमारत भी दिखाऊंगा जो कि तकरीबन 1000 साल पुरानी है, और साथ में आपको हंगरी की जो मशहूर फूड्स हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने टेस्ट भी की हैं, वाकई मज़ेदार बनी हुई थी वो। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमें खाने पीने में काफ़ी एहतियात करनी पड़ती है, तो इसलिए फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं वेजिटेबल्स वगैरह ही खाऊं, या वेजिटेबल से बनी हुई चीज़ें खाऊं, या फिर चीज़ वगैरह से बनी हुई चीज़ें खाऊं। और आपको शायद पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था, या फिर लास्ट चीज़ जो मेरे खाने वाली होती है वो फ़िश होती है। तो व्यूवर्स, हंगरी से मैंने ना तो कोई पिज़्ज़ा खाया था और ना ही वेजिटेबल से बनी हुई चीज़ें खाई थी। मैंने यहाँ से एक सैंडविच लिया था जो कि बहुत मज़े का था और बाद में मुझे अफसोस हुआ कि ये मैंने एक क्यों लिया, ये मैंने ज़्यादा क्यों नहीं लिए। तो व्यूवर्स, अब मैं आपको थोड़ा सा दरियाए डानूबे के बारे में बताऊंगा। ये बहुत कदीम है, बहुत लंबा है। जर्मनी से ये शुरू होता है, ऑस्ट्रिया से होते हुए हंगरी, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, सर्बिया, बुल्गारिया और रोमानिया को भी ये टच करता हुआ गुज़रता है। और इसमें ख़ास बात यह है कि ये 4 मुख्तलिफ ममालिक के जो कैपिटल सिटीज़ हैं उनको भी ये टच करते हुए गुज़रता है। इसकी टोटल जो लंबाई है वो 1777 माइल्स है, जो कि तकरीबन 2843 किलोमीटर बनती है किलोमीटर्स में। क्योंकि ये मुख्तलिफ ममालिक से गुज़रता है, इसलिए मुख्तलिफ ज़ुबानों में इसके मुख्तलिफ नाम भी हैं। और कॉलेज लाइफ से रोइंग का प्लेयर होने की हैसियत से, रोइंग कहते हैं जी कश्ती रानी को, ये जो कश्तियों की रेसें होती हैं पाकिस्तान में, ये ज़्यादातर कंट्री बोर्ड पे हम किया करते थे। तो उस हवाले से भी दरियाओं से बड़ा प्यार है मुझे, स्विमिंग से भी है, दरियाओं से भी है। पाकिस्तान में जो दरियाए चनाब है वो घर के करीब से गुज़रता था, बहता था, तो उसके साथ बड़ी दोस्ती है अपनी। तो उस लिहाज से दरियाए डानूबा से भी एक ख़ास लिंक मेरा बनता है। तो इस पर काफ़ी देर बैठा भी रहा हूँ मैं इसके किनारे पे। इन शॉर्ट के दरियाओं के किनारे पे बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है, समझ लें कि ये मेरा हॉबी है। वैसे तो जी हर इंसान के बहुत सारे हॉबीज़ होते हैं, मेरे भी हॉबीज़ होते हैं, लेकिन मेरे साथ ये है कि, या सबके साथ ही तकरीबन ऐसा होता है कि जिस तरह जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इंसान की, जैसे जैसे उसका एटमॉस्फेयर चेंज होता है, उसका वो जिन इलाकों में रहता है वो जब चेंज हो जाते हैं,
तो उनका असर उसके मुश्किलों पर भी पड़ता है, उनके हॉबीज़ पर भी उन चीज़ों का असर पड़ता है। तो कह सकते हैं कि वक्त के साथ साथ आपके हॉबीज़ भी चेंज हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने सोचा था कि आपको मैं हंगरी के कुछ देहाती इलाका जात भी दिखाऊंगा, उनका भी मैं विज़िट करवाऊंगा। आप विज़िट कर रहे हैं, चलें वर्चुअली सही, लेकिन दिखा सकता हूँ आपको मैं। यहाँ पर गंदम की काश्त भी बहुत ज़्यादा होती है और मक्की भी काश्त की जाती है। इसके अलावा मस्टर्ड यानी सरसों की काश्त बहुत ज़्यादा की जाती है। सरसों का जो ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल, उसका भी ये बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। हंगरी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है यहाँ से। सबसे ज़्यादा वैसे यूरोप में जो ये मस्टर्ड ऑयल की एक्सपोर्ट है वो यूक्रेन से की जाती है, लेकिन यूक्रेन आजकल क्योंकि वार चल रही है यूक्रेन में, तो इसलिए वहाँ पे एक्सपोर्ट की अब वो इतनी ज़्यादा नहीं रही। उसकी वजह से ये जो यूक्रेन और रशियन वार है, इसकी वजह से जर्मन पे भी बहुत ज़्यादा हालात चेंज हुए हैं, महंगाई हुई है बहुत ज़्यादा। ऑयल वो शुरू में तो ऑयल नहीं मिलता था, यहाँ पे ऑयल शॉर्ट हो गया था, कुकिंग ऑयल जो होता है। तो कुकिंग ऑयल यहाँ पर ज़्यादा ये मस्टर्ड का ही पसंद किया जाता है, सरसों का किया जाता है। लेकिन इसमें जिस तरह पाकिस्तान के मस्टर्ड ऑयल से स्मेल आती है, यहाँ पर वो वैसा नहीं होता, रिफ़ाइन किया जाता है एक्चुअली यहाँ पे वो। तो अब वार का ज़ोर तो कम हो चुका है, लेकिन हालात अभी तक स्टिल वैसे के वैसे ही हैं। महंगाई तो हो चुकी है, वो वापस तो नहीं आनी अब। तो भी बस ये हैं कुछ देहात, ये स्पेशल देहात ख़ुद भी देखने और आपको भी दिखाने के लिए मैंने मोटरवे से लिंक रोड पर आया था। और तकरीबन मैंने सोचा था कि तकरीबन 1 घंटे की जो ड्राइव है वो लिंक रोड पे की जाएगी, और 1 घंटे की जो मुख्तसर शार्ट व्यूज़ हैं जो देहातों के करीब आने पे मैं बना लेता हूँ, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस टाइम। तो भी बस ये देहाती इलाका जा दिखाने का मकसद सैर व तफरीह तो होता ही है, लेकिन साथ में जो ख़ास चीज़ है वो ये मैं दिखाना चाहता हूँ, या मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि ये अपने देहातों को इस कदर साफ़ रखते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि उन्होंने कितना साफ़ रखा हुआ है। तो हम लोग अपने देहातों को साफ़ क्यों नहीं रखते? तो व्यूअर्स, जो मुझे समझ आती है कि हम लोग अपने देहातों को साफ़ क्यों नहीं रखते, इसलिए कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे सब काम कानून के मुताबिक किए जाते हैं। जो कानून बन जाता है फिर वो लाजम हो जाता है कि हर किसी ने उसको फॉलो करना है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो औरत है, चाहे वो मर्द है। यहाँ पे सिफारिशें नहीं चलती, यहाँ पे ताल्लुकात नहीं चलते। बस यहाँ पे ये देखा जाता है इसने गलत किया है, उसको उसकी सज़ा मिलती है। तो व्यूअर्स, बड़ा दुख होता है जब हम इधर के मुल्कों में रहते हुए अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, हम देखते हैं वहाँ के हालात चेंज नहीं हो रहे, तो यकीन करें वाकई बहुत दुख होता है। और बड़ी दिली दुआ है काश कोई पाकिस्तान में भी ऐसी हुकूमत आए जो कवानीन पे अमल करवाए अवाम से। कोई ऐसी हुकूमत हो जो कवानीन को सख्त भी बनाए। कवानीन तो सख्त है हमारे, लेकिन उन पर अमल नहीं किया जाता, क्योंकि किसी का मामे का पुत्र निकल आता है थाने में, किसी के चाचे का पुत्र थाने में निकल आता है। अदालतों में भी इसी तरह वाक़ियतें चलती हैं, पैसे चलते हैं। तो पैसे भी इसीलिए चलते हैं कि वहाँ पे रोज़गार इतने अच्छे नहीं हैं। अगर लोगों की तनख्वाहें अच्छी हों, रोज़गार अच्छे मिलते हों आवाम को, तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे रिश्वत चल सकती है। जिस तरह मेरा इन लोगों से मिलना जुलना है, उठना बैठना है, इनकी आदतों का पता है, तो हम जो पाकिस्तानी लोग हैं इनकी निस्बत बहुत ज़्यादा मेहनती लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनती लोग भी हैं। और हम में अल्लाह का शुक्र है इन लोगों की निस्बत ताकत भी ज़्यादा है। ये तो एक काफ़ी का कप पीते हैं तो 2 घंटे वहीं बैठे रहते हैं। तो इसी तरह अगर पाकिस्तान में एक रोज़गार आम हो जाए, दूसरा ये इंसाफ हर किसी की अप्रोच में आ जाए, यानी इंसाफ हर किसी की पहुंच में हो, इंसाफ मिले, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे फिर रिश्वतस्तानी का बाज़ार जो है दोबारा गर्म हो सकता है, या रिश्वत फिर भी चल सकती है। तो ये 2 चीज़ें पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और अगर ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो पाकिस्तान को तरक्की करने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। अगर वहाँ पे
ये दो चीज़ें आ जाएं, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस पर अमल होना शुरू हो जाए तो बहुत अच्छा हो पाकिस्तान के लिए। लेकिन हम में से भी कुछ इस तरह के कमज़ोर लोग हैं जिनमें कुछ कोताहियाँ, कुछ सुस्तियाँ होती हैं, लेकिन जब मेजॉरिटी लोगों की बेहतर हो जाए तो फिर वो भी ठीक हो ही जाते हैं। तो व्यूअर्स, मेरी विश है, मेरी दुआ है आप लोग भी मेरा साथ दें इसमें, क्योंकि ये काम है ऐसे नहीं होना कि एकदम से ही सारे काम ये ठीक हो जाने हैं। सबसे पहले हमें खुद को ठीक करना पड़ेगा, एक बंदे को, दो को और को बताएगा। इस तरह स्लोली स्टेप बाय स्टेप बड़ी उम्मीद है कि हम सब ठीक हो सकते हैं। और अगर पाकिस्तान में कोई बदलाव आना है या हमने लाना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी यही है कि पहले हमें ख़ुद को बदलना पड़ेगा। ख़ुद को बदलेंगे तो ही किसी और को बदल सकेंगे हम। एनीवे, ये एक और मौजू था जो छिड़ गया है। इस मौजू का कोई ताल्लुक़ नहीं था हमारे ट्रैवल से, लेकिन ताल्लुक़ बनता भी है। मैं भी पाकिस्तानी हूँ और मुझे अपने मुल्क से बड़ा प्यार है, तो इस हवाले से ताल्लुक़ बनता है, बिल्कुल बनता है। तो व्यूअर्स, सामने मेरे रेलवे क्रॉसिंग आ रही है, ये देख लीजिए, सिर्फ 2 बैरियर्स लगे हुए हैं और साथ में एक रेड लाइट होती है कि जब ट्रेन ने आना होता है तो रेड लाइट जलती है, उसके कुछ सेकंड्स के बाद बैरियर सामने आ जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। और जो यहाँ की पब्लिक होती है वो सिर्फ ये देखती है कि ट्रैफिक लाइट जो है वो रेड लाइट है, वो जल गई है, और वो वहीं पे रुक जाते हैं। वो ये नहीं करते हम पाकिस्तानियों की तरह के साइकिल मोड़े तो रखो तो चलो टप जाओ, अगे देखी जाएगी की होंदा है। तो ये सिर्फ रूल्स एंड लॉ की वजह से यह है कि उनको पता है कि यहाँ पे कैमरे भी लगे हुए हैं, उनमें हमारा चेहरा आ जाएगा तो फिर पुलिस वाले हमारे घर आ जाएंगे। और अगर पुलिस वाले नहीं भी घर में आएंगे तो एक मुहब्बतनामा भेज देंगे जिसमें एक लंबा चौड़ा फ़ाइन लिखा गया होगा और वजाहत पूछी गई होगी कि आपने ऐसा क्यों किया है। अब यूरोप को ले लेते हैं। अगर हम यूरोप में तकरीबन 26-27 कंट्रीज़ हैं, जितना मर्जी मैंने तकरीबन ये सारा फिरा हुआ है, एक 2 दफ़ा नहीं, कई दफ़ा एक मुल्क में गया हुआ हूँ। तो यहाँ पे हमें ग्रीनरी नज़र आती है, पहाड़ भी नज़र आते हैं, झीलें और दरिया भी नज़र आते हैं, सहरा नहीं है। तो पाकिस्तान में सहरा की नेमत भी है। स्विट्ज़रलैंड को ले लें, यहाँ पर सवाए पहाड़ों के, झीलों के और कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी इकानमी का जो एक बड़ा हिस्सा है वो टूरिज़म से आ रहा है। लोग जाते हैं वहाँ पे इसलिए कि लोगों को पता है कि हम वहाँ पे जाएंगे, हमारे साथ कोई जुर्म नहीं होगा, हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। तो ये चीज़ें बहुत असरअंदाज होती हैं मुल्कों पे और इदारों पे। अगर पाकिस्तान में इसी तरह इंसाफ आम हो जाए तो पाकिस्तान का टूरिज़म है बहुत अच्छा चल सकता है। तो व्यूअर्स, हम दुआ ही कर सकते हैं और मैं तो करता हूँ। आपसे भी दरख्वास्त है कि आप भी दुआ किया करें कि हमारे मुल्क के हालात बेहतर हों। तो लें जी, अब बुडापेस्ट एयरपोर्ट तकरीबन कोई 30-40 किलोमीटर रह गया है और यूरोप में 30-40 किलोमीटर का मतलब यही होता है कि 15-20 मिनट या 25 मिनट में पहुंच जाएंगे हम, क्योंकि एयरपोर्ट के करीब ट्रैफिक ज़्यादा होती है और वहाँ पे स्पीड लिमिट्स कम होती हैं, 50 किलोमीटर पर आवर या 70 किलोमीटर पर आवर। इसलिए हम कह सकते हैं कि तकरीबन 30-40 मिनट में इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे एयरपोर्ट। तो व्यूअर्स, ये एयरपोर्ट पे 10 मिनट 20 मिनट या आधे घंटे का काम है। उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा बुडापेस्ट सेंटर में। इससे जर्मन में तो सेंट्रम कहते हैं। तो यानी जो शहर का मरकज़ होता है वहाँ पे हम जाएंगे। वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा दरियाए डानूबे और साथ में वाटरफॉल दिखाऊंगा आपको, और इसके साथ साथ आपको बुडापेस्ट का जो सेंटर या मेन रेलवे स्टेशन है वो दिखाऊंगा। एयरपोर्ट यहाँ से रह गया जी 21 किलोमीटर, बिल्कुल करीब है हम एयरपोर्ट के। तो ये एयरपोर्ट भी पहुँच गए हैं। ये सामने DHL का ऑफिस नज़र आ रहा है आपको, ये बड़ी बिल्डिंग है जो येलो कलर की, ये DHL की बिल्डिंग है।
इसके साथ ही इस एयरपोर्ट का मेन गेट है, आप देख सकते हैं। तो व्यूवर्स, अब काम हो गया यहाँ से ख़त्म मेरा। अब मैं आपको लेके जाऊँगा बुडापेस्ट सिटी में। वहाँ के जाने का ये रास्ता है। दाएं जानिब ट्रेन की पटरी है, लेफ़्ट साइड पे दूसरा रोड है। ये ब्रिज वगैरह भी आप देख सकते हैं। एयरपोर्ट से तकरीबन 21 किलोमीटर दूर बुडापेस्ट सिटी है। और बुडापेस्ट सिटी में आपको मैं एक मुनफरिद बात बताऊं, वो ये है कि यहाँ पर बसें और जो टैक्सियाँ होती हैं उनकी अलग से एक लेन बनी होती है, जिन पे प्राइवेट जो कारें वगैरह होती हैं वो नहीं आप ड्राइव कर सकते। इसी तरह ये चीज़ स्पेन में भी मैंने देखी है, बसों और टैक्सियों की अलग से एक लेन होती है। स्पेन में भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक और चीज़ जो मैंने देखी है वो ये है कि स्पेन में आपको पार्किंग की जगह बहुत शाज़ो नादरी मिलती है, बहुत कम मिलती है, स्पेशली बार्सिलोना में। लेकिन बुडापेस्ट इस लिहाज से बहुत बेहतर है कि यहाँ पे पार्किंग की जगह मिल जाती है। ये अब बिजली पे चलने वाली बस है, ये अपनी लेन में ही रहती है। राइट साइड वाली लेन इसकी है, ऊपर से आप तारें भी देख सकते हैं। ये सामने जो रोड है इस मेरी राइट साइड पे आएगा बुडापेस्ट का रेलवे स्टेशन, लेकिन मैं फ़िलहाल लेफ़्ट साइड पे जा रहा हूँ क्योंकि मुझे भी ज़्यादा एक्साइटमेंट है ये दरियाए डानूबा की तरफ जाने की। ये रोड सीधा दरियाए डानूबे या डानूबा के ऊपर से गुज़रता हुआ वाटरफॉल की तरफ जाएगा और वहाँ से राइट साइड हो जाएगा। यहाँ पे ये जितनी भी इमारतें हैं बहुत पुरानी हैं, कदीम इमारतें बनी हुई हैं। और इसका पुल भी अपनी नोयत का मुनफरिद पुल है, बहुत खूबसूरत पुल है। मेरी राइट साइड पे जो लास्ट मकान आया है वो तकरीबन 1000 साल पुराना है। मैंने स्क्रीन को थोड़ा नीचे से डल सा किया हुआ है ताकि लोगों के चेहरे नज़र ना आए या फिर गाड़ियों के नंबर वगैरह ना आए। तो ये इस वक्त दरियाए डानूबा या डानूबे के ऊपर से गुज़र रहा हूँ। सामने आपको वो वाटरफॉल नज़र आ रही है। ये वाटरफॉल दुनिया की बहुत मशहूर वाटरफॉल है, लोग बहुत दूर दूर से इसे देखने आते हैं। ये मैं उसके पुल के ऊपर खड़ा हूँ, नीचे से ट्राम गुज़र रही है, ये फेरियाँ खड़ी हैं, फेरीज वगैरह खड़ी हैं। ये आपको पुल का 360 के एंगल से दिखा रहा हूँ, पुल के ऊपर खड़े होके। ये पुल जो है ये केबल्स के सहारे खड़ा है। ये दरियाए डानूबा या डानूबे है। ये वाटरफॉल है जी, इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, पूरी दुनिया में मशहूर है ये वाटरफॉल। बारिशें नहीं इस दफ़ा हुई, अदरवाइज़ अगर बारिश हो रही हो तो यहाँ से पानी बहुत ज़्यादा स्पीड में गिर रहा होता है। और मज़े की बात यह है कि ये जो वाटरफॉल है ये हैंडमेड है, यानी इंसानों ने बनाई हुई है, कुदरती नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान में वाटरफॉल कुदरती तौर पे बनी हुई है, यहाँ पे ये कुदरती वाटरफॉल नहीं है, ये हैंडमेड है। और ये सामने जो बिल्कुल स्ट्रेट आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये बुडापेस्ट सिटी का मेन रेलवे स्टेशन है। इसका भी फन्ने तामीर समझ लीजिए या जो स्टाइल है बहुत खूबसूरत है। अंदर मैं नहीं जा सका था क्योंकि मुझे यहाँ पे पार्किंग की जगह नहीं मिली थी, इसलिए मैं फिर अंदर नहीं जा सका। नेक्स्ट टाइम अगर कभी गया तो मैं इस रेलवे स्टेशन को विज़िट करवाऊँगा आपको अंदर वाली साइड से भी। ये अब वापसी का सफ़र है, हंगरी से वापसी होगी बुडापेस्ट से, इसी तरह ऑस्ट्रिया से फिर जर्मनी। ऑस्ट्रिया तो सारा ही क्रॉस करना पड़ता है, वियना से एंटर होके तो फिर पसाऊ तक 300 से 400 किलोमीटर का ट्रैवल होता है।
जो करना पड़ता है। तो ठीक है व्यूवर्स, अब नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह। वो जो वीडियो होगी वो होगी बुडापेस्ट से जर्मनी। तो ओके, आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।